तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआती काल है जिसको हम आधुनिक काल, मध्य भारत का जो इतिहास रहा है मध्यकाल, और बिल्कुल शुरुआती जिसको हम प्राचीन काल इतिहास बोलते हैं वो बिल्कुल शुरुआती समय की बात करें जब हिंदी भाषा के विकास के बाद यहाँ साहित्य सृजन हो रहा था, उसको आदिकाल कहा जाता है हिंदी भाषा का। तो आदिकाल को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे के सारे काल विभाजन के अलग अलग मत जो है विद्वानों के उस पर डिस्कस किया था। तो शुरुआत बिल्कुल हिंदी साहित्य में कहाँ से होती है? आदिकाल से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आदिकाल से रिलेटेड जो रासों हैं, कैसे क्या साहित्य बने, क्या किस विद्वान ने इसको नामकरण किया है, सारी चीज़ों को यहाँ हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको आखिर तक देखना है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 हर एग्जाम में हिंदी साहित्य के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आपको दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आदिकाल का नामकरण, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण इसका किया हुआ है। क्या क्या किया हुआ है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य में। चारण काल, ये जो नामकरण किया हुआ है वो किसने किया है? जॉर्ज पियर्सन साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन पे तो हम अलग से डिस्कस करेंगे बिल्कुल। हाँ, जॉर्ज पियर्सन साहब जो है, आप जैसे नाम ही सुन पा रहे होंगे, ये विदेशी व्यक्ति विशेष है, विदेशी लेखक हैं। इन्होंने भी हिंदी भाषा में अपना सहयोग दिया है और इन्होंने चारण काल इसको कहा है आदिकाल को। फिर इसके बाद प्रारंभिक काल, बहुत अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि मिश्र बंधुओं ने क्या किया है? आदिकाल नाम दिया है किसको? बिल्कुल शुरुआती प्रारंभिक काल जो है आदिकाल को इन्होंने कहा हुआ है। फिर आगे बात करें तो बीजपन काल। बीजपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब जो है, द्विवेदी युग में, ये इनका युग ही चलता है आधुनिक भारत में, इन्होंने इसको बीजपन काल कहा है। वीर गाथा काल, क्योंकि वीरों की गाथाएं जो हैं इस काल में सर्वाधिक जो है साहित्य का सृजन हुआ है। सो रामचंद्र शुक्ल साहब जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, इनका बड़ा नाम है साहित्य पे, इन्होंने वीर गाथा काल इस आदिकाल को नाम दिया हुआ है। फिर भैया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है आदिकाल को, किसके द्वारा? पंडित राहुल सांक्यात्यायन का। सांक्यात्यायन साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सांक्यात्यायन। वीरकाल, वीरकाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीरों, राजा महाराजा रहे हैं, उनकी गाथाएं हैं जो कही जाती हैं। तो वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने, वही मिश्र बंधु अलग से। संधि काल और चारण काल, चारण काल और संधि काल मिला के, ठीक है, ये किसने? राम कुमार वर्मा जी जो डॉक्टर साहब, इन्होंने इसका नामकरण किया हुआ है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, और आधार काल सुमन राजे साहब। तो ये सभी के सभी बड़े विद्वान रहे हैं हिंदी साहित्य के, और इन्होंने आदिकाल को, बिल्कुल शुरुआती साहित्य जो हिंदी साहित्य मिलता है उसको इन्होंने अलग अलग नाम से क्या किया हुआ है? नामकरण किया हुआ है। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने, विद्वान ने, बेसिकली इतिहासकार थोड़ी नहीं है तो विद्वान आएंगे, तो किस विद्वान ने आदिकाल नामकरण किया हुआ है, किस विद्वान ने प्रारंभिक काल हिंदी साहित्य को दिया है, किसने दिया है? तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। अब बात करें यहाँ पे रीतिकाल। रीतिकाल हमें पता है कि मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास जो है वो भक्ति और रीति 2 कालों में विभाजित है। तो रीतिकाल का नामकरण भी हमने हालांकि डिस्कस किया था, अलग अलग नाम मिल जाते हैं, मैंने सोचा यही डिस्कस कर लें ताकि एक ही बार में सारी चीजें आपकी यहाँ क्लियर हो जाए। तो रीति काव्य जो है जॉर्ज पियर्सन ने इसको कहा हुआ है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा हुआ है। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने, और भैया कला काल राम शंकर शुक्ल साहब ने। तो ये रीति काल के नामकरण अलग अलग आपको अलग अलग विद्वानों के द्वारा मिल जाएंगे यहाँ पे। अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पे सबसे शुरुआती आदिकाल की, कि क्या है आदिकाल। मतलब बिल्कुल शुरुआत में जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, साहित्य सृजन हो रहा था, उस समय की बातें चल रही हैं। और वो शुरुआत हम कब से मानते हैं? 650 से 1350 ईस्वी तक का जो समय काल है वो हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक है? 650 से 1350, मतलब 700 वर्षों का ये पूरा का पूरा समय काल, जिसे आदिकाल के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इस आदिकाल में इसके इतिहास की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया ही हुआ है कि जॉर्ज पियर्सन साहब ने इसको क्या है? चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इनको प्रारंभिक काल कहा हुआ है। इसी समय को हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने, रसाल साहब ने इसको आदिकाल नाम दिया हुआ है, और राम कुमार वर्मा साहब ने इसे संधि काल कहा है और चारण काल कहा है। राहुल संस्कृत्यायन साहब के बारी बात करें तो इन्होंने वीर काल के नाम से इसको बताया है, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसकी क्या रचनाएं हैं? प्रमुख रचनाएं जो हैं आदिकाल की, जो पूछी जाती हैं कई बार, तो
सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का अपभ्रंश यहां पे यूज हुआ। हिंदी भाषा में हमने बात करी थी, एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे भाषाओं का विकास हुआ। तो अपभ्रंश जो शैली है, भाषा है, उसमें हिंदी की रचनाएं करी गई हैं, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। कहां पे? आदिकाल में, बिल्कुल शुरुआती जो साहित्य सृजन हिंदी भाषा का हुआ है। इसमें सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य मतलब जो सिद्ध मतलब धर्म से रिलेटेड साहित्य जिसको कहा जाता है। श्रावकाचार, नाथ साहित्य, श्रावकाचार वगैरह ये जैन धर्म से संबंधित है। नाथ साहित्य ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। राउल बेल गद्य पद्य हो जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य में। और यहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली, भरत बाहुबली जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, तो भरतेश्वर बाहुबली रासो हो गया, हम्मीर रासो हो गया, वर्ण रत्नाकर ये गद्य खंड। ये शुरुआती है बिल्कुल अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। कुछ ऐसा हिंदी साहित्य जो अपभ्रंश से मुक्त भी है, वो अगर देखें तो खुमान रासो, ढोला मारू के सिद्ध सामंत काल, ढोला मारू की कहानियां चलती है बहुत सारी। विश्वनाथ प्रसाद ने रा दुल्हाए कहा हुआ है। क्या कहा है? रा दुहा, रादुहा। वैसे तो ये क्या है कि रासो काल कहलाता है, आदिकाल या वीर गाथा काल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साहित्यकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं, वो राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे। और दरबार में रहते थे तो कहीं ना कहीं उनके प्रशय में रहते हुए उनका भी तो हमको, जब उनने हमें रहने की और सारी व्यवस्थाएं करके रखी तो उनका भी तो हमें आदर सत्कार करना है। तो उनके लिए हम कुछ रचनाएं लिखते थे जिसमें उनकी गाथा का बखान करते थे, वीर गाथाएं लिखते थे। तो कुछ कुछ सारी चीजें जो है ऐसी हैं कि अतिशयोक्तिपूर्ण भी हमने बहुत सारी यहाँ पर रचनाएं की, हमने नहीं मतलब विद्वानों ने। तो इस समय को वीर गाथा काल, वीर काल, ये सारे नाम से इसीलिए जाना जाता है कि मैक्सिमम यहाँ पे जो विद्वान रहे हैं वो रासो लिखते थे, रास लिखते थे, उनकी सारी गाथाएं लिखते थे। तो रासो काल भी या रासो साहित्य इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभा देता है। क्या है, कैसा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आदिकालीन रासो, ठीक है, रासो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको आदिकालीन। क्यों बोल रहा हूं? इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे आश्रयदाताओं का यशगान किया करते थे। कौन किया करते थे? जो विद्वान है, वो जो आश्रय दे रहा है, जो राजा महाराजाओं के यहाँ पे ये रह रहे हैं विद्वान, उनका क्या करेंगे? यशगान करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप देखें बीसल देव रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, ये सारे के सारे क्या है? इन्होंने यशोगान किए हुए हैं। वीर गाथाओं के साथ साथ काव्य में श्रृंगारता भी दिखाई हुई है। कहा? श्रृंगार रस का बहुत अच्छा प्रयोग किया हुआ है वीर रस के साथ साथ, जैसे चंदन वाला रास, स्थूल बद्री रास, खुसरो की पहेलियां, ये सारी चीजें। इसके अलावा काव्य रचना में महत्वपूर्ण दो शैलियां रही हैं, डिंगल और पिंगल। क्या नाम है? डिंगल और पिंगल। यहाँ की रचनाओं में सर्वथा ज्यादातर यही मिलती हैं काव्य रचनाओं में, डिंगल और पिंगल। तो भैया यहाँ पे संदेश राशक, विद्यापति की पदावली, राउरबेल, चंपू काव्य है ये, और वर्ण रत्नाकर की ये रचना है। तो ये आपको याद रखनी है सारी की सारी आदिकालीन रासो। क्या है कि यहाँ पे यशगान हो रहा है, वीर रस का प्रयोग हो रहा है, श्रृंगार का प्रयोग हो रहा है, डिंगल पिंगल का प्रयोग हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, कभी पूछ ले आदिकालीन रासों की विशेषताएं वगैरह तो पता होनी चाहिए। अब कौन कौन से भाग हैं आदिकाल के? तो भाई सिद्ध साहित्य हमने अभी डिस्कस किया था। सिद्ध साहित्य क्या होता है, कैसा क्या है, उस पर भी डिस्कस कर लें, इसके तथ्य देख लें। ये सारे के सारे सिद्ध साहित्य, जैसे सरहपा, क्या है भैया? सरहपा, ये सरहपाद, सरोज वज्र, स्थूल भद्र, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 32 ग्रंथों की रचना करी गई है। हिंदी काव्य धारा का प्रारंभ जो है सहरपा से ही माना जाता है। यानी हिंदी काव्य का शुरुआत कहां से होती है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो कहां से शुरुआत मानी जाएगी? सहरपा से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। हिंदी काव्य की शुरुआत सहरपा से। ठीक है, सरोज वज्र, स्थूल भद्र, सरहपाद, ये सारी चीजें इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनको सिद्ध साहित्य। फिर बात करें सबरपा, सहरपा, सबरपा। सबरपा जो है ये महोदय जो है 780 में इनका जन्म हुआ माना जाता है। सहरपा से ज्ञान इन्होंने ही प्राप्त किया। इन्होंने, सबरपा ने सहरपा से ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है चर्यापाद, ये आपको बता दूं मैं जैन धर्म से संबंधित हैं ये सारे सिद्ध साहित्य जो हैं। चाहे सहरपा की हम बात कर लें, स्थूल भद्र इनको कहा जाता है। फिर सबरपा इनके शिष्य हुआ करते थे, है ना। लुईपा, लुईपा जो है ये कायस्थ परिवार से बिलोंग कर रहे थे। और राजा धर्मपाल, धर्मपाल यानी पाल वंश के शासक, बिहार के आसपास वाला जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा ये बंगाल बिहार वाला क्षेत्र, वहां पे ये उनके आश्रय में रह रहे थे। शासन काल में इनका जन्म हुआ और इन्होंने सबरपा से ही, किससे? सबरपा से, इनके ये शिष्य हैं, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। डोम्बिप्पा,
क्या भैया? डोम्बिप्पा। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 21 ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए हैं, जैसे डोम्बी गीतिका, चोगचर्या, अक्षर द्विकापदेश, ये सभी विशेष इनके प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। कणहप्पा, क्या भैया? कणहप्पा कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में ये 820 में जन्मे। कविता के क्षेत्र में इन्होंने रूढ़ियों का खंडन किया, तो इसलिए ये कणहप्पा प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुक्कुरिपा, क्या? कुक्कुरिपा जो है ये कपिल वस्तु आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म वहां हुआ था, तो वहां के ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। 16 ग्रंथों की इन्होंने रचना की और इन्होंने सिद्धों में सहज जीवन, संप्रदाय में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, इन सारी चीजों को महत्वता देते हुए स्वच्छंदतावाद का प्रतिपादन किया हुआ है। किसने? कुक्कुरिपा ने। कुक्कुरिपा। सिद्ध साहित्य के बाद श्रावकाचार्य, ये जैन साहित्य के अंदर आएंगे, इंपॉर्टेंट है श्रावकाचार्य। जी हां, 933 ईस्वी की बात है। जैन आचार्य थे देवसेन। क्या भैया? देवसेन। इन्होंने इसकी रचना करी हुई है दब्ब सहापयास। ये अपभ्रंश भाषा में लिखा ग्रंथ है। हिंदी में अन्य इन्होंने रचनाएं लघु नय चक्र, दर्शन सार, श्रावकाचार्य। इसमें गृहस्थ धर्म के साथ साथ श्रावक धर्म का कैसे क्या प्रतिपादन किया जा सकता है वो बताया है। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरत और बाहुबली ये बिल्कुल जैन मान्यताओं के अनुसार ये जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं उनके बेटे हुआ करते थे, दोनों पुत्र थे भरत और बाहुबली। तो इसमें सालीभद्र सूरी ये रचनाकार माने जाते हैं। 1184 में इन्होंने इसकी रचना की। भरत और बाहुबली के चरित्र का यहां पर वर्णन है। 205 छंदों में यह रचित खंड काव्य माना जाता है। स्थूल भद्र रास, स्थूल भद्र बिल्कुल शुरुआती हैं। आपको बता दें कि भद्रबाहु और स्थूल भद्र, इनके कारण ही जैन संप्रदाय में क्या हुआ था, संप्रदायों में विभाजन हो गया था दिगंबर श्वेतांबर में। तो वही है इनकी रचना, जिन धर्म सूरी ने 1209 में करी थी और अपभ्रंश भाषा का इसमें प्रभाव मिलता है। स्थूल भद्र कोशा वेश्या की प्रेम कथा को काव्य का विषय इन्होंने बताया। रेवतगिरी रास, क्या भैया? रेवतगिरी रास ये 1231 में विजय सेन सूरी जी के द्वारा इसकी रचना करी गई थी और तीर्थंकर नेमिनाथ प्रतिमा और रेवतगिरी तीर्थ का इसमें वर्णन किया हुआ है और प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने अनुपम रूप से इसमें किया हुआ है। नेमिनाथ रासो क्या? नेमिनाथ रासो सुमति गढ़ी, इनने इसकी रचना 1213 में करी हुई थी और ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश है, राजस्थानी हिंदी में अपभ्रंश से प्रभावित है और नेमिनाथ भगवान का चरित्र और श्री कृष्ण का भी वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और नेमिनाथ जी चचेरे भाई हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जैन साहित्य था शुरुआती आदिकाल का। फिर नाथ साहित्य आता है। क्या आता है? नाथ साहित्य। ये समय जो है आपका 12वीं से 14वीं सदी के आसपास माना जाता है। चरमोत्कर्ष मतलब बिल्कुल पीक पे थे नाथ साहित्य। इसके प्रमुख जो है वो गोरखनाथ जी हैं, हालांकि इन पे अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इसमें चलाने वाले जो शुरुआत है नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये संस्थापक हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुना होगा आपने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो गोरखपुर बले बाबा या गोरखनाथ मठ के प्रमुख माने जाते हैं। उनके गोरखनाथ जी जो स्टार्ट है और उनसे पहले मत्स्येंद्र नाथ ने ये नाथ संप्रदाय जो है शुरुआत इसकी करी थी और फिर गोरखनाथ जी ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, हाँ भैया। नाथ के पंथ के प्रमुख कवि चौरंगी नाथ, गोपीचंद भरथरी, जलंध्रोपाव, ये सभी प्रमुख कवि माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के, नाथ पंथ के। नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो है कौन है? गोरखनाथ जी हुआ करते हैं। इन्होंने शुरुआत करी जैसा मैंने आपको बताया। इनका समय 845 ईस्वी का माना जाता है और इनके गुरु जी कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, जिनको संस्थापक माना जाता है नाथ संप्रदाय का। ठीक है, इनकी रचनाएं गोरखनाथ जी की बंदी पद, प्राण सकली, शिष्या दर्शन, फिर भैया नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, रामवली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ जी की रचनाओं में प्रमुखता से अगर आप देखें तो गुरु की महिमा, प्राण की साधना मतलब साधना तपस्या इत्यादि, वैराग्य का कैसे क्या साधन करें, और कुंडली जागरण, शून्य समाधि, ये सारी इनकी रचनाओं में प्रमुखता से मिलती हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुरु महिमा और सारी चीजों को लेके। हाँ,
ठीक है, तो ये गोरखनाथ जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाथ संप्रदाय में। फिर आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य जैसा हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं कि जो भी दरबारी कवि रहते थे कि राजाओं के दरबार में रह रहे हैं तो उनकी गाथाएं लिखा करते थे, यशगान किया करते थे। तो रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत हैं उसके, क्या कैसे मत हैं। तो जो गारसाद तासी साहब विद्वान हैं, इन्होंने राजसू से इस रासो को उत्पादित माना है। किससे? राजसू, यज्ञ हुआ करता था राजसू यज्ञ, तो राजसू से रासो शब्द बोलते हैं कि वहां से निकला हुआ है। नरोत्तम स्वामी साहब का मत है कि रासक शब्द से ये रासो निकला है। हर प्रसाद शास्त्री जी राज यश से बात करते हैं कि राज का जो यश था वो राज हो। इसके अलावा कविराज श्यामल दास जी रहस्य से इसको जोड़ते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल साहब भी रहस्य पे ही कहीं ना कहीं फोकस करते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं। और भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से रस आयन रस आना, उससे रास या रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। फिर बात करें नंद दुलारे वाजपेयी साहब, ये रास से निकालते हैं इसका अर्थ। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक इसको बोलते हैं। चतुर्वेदी जी रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से इसको जोड़ देते हैं, रास को रस से। ठीक है, दशरथ शर्मा जी रासक से। माता प्रसाद गुप्त भी इसका समर्थन करते हैं रासक का। गणपति चंद्र गुप्त जी ये भी रासक से रास आया और रास से रासा, रासा से रासू और रासू से रासो शब्द बन गया। वैसे रासो साहित्य जो है ऐसा बोलते हैं, हमने आपको बता ही दिया है कि जो विद्वान हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, वो राजाओं का यशगान किया करते थे, इसलिए रासो शब्द उस समय लगा जाता था। अब रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन है, उनके हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, ये हम देख रहे हैं रासो साहित्य में। तो रचना ये है और उनके कवि ये है। जैसे खुमान रासो है, ये किसने लिखी है? दलपति विजय साहब ने, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो दलपति विजय साहब। नरपति नाल विसल देव रासो जो है ये रचना का नाम है। नरपति नाल ये रचनाकार है, उल्टा लग गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें वीर रस है खुमान रासो में अधिकता से। 9वीं सदी के आसपास इसको लिखा गया माना जाता है और ये प्रबंध काव्य माना जाता है जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। क्या है? राजस्थानी हिंदी। बीशल देव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखी हुई ये रचना है जो कि श्रृंगार रस प्रमुख है। 1155 ईस्वी के आसपास इसको लिखा गया। वीर गति जो है काव्य रूप है और ये भी हिंदी भाषा में। हम्मीर देव रासो ये सांगधर की रचना है जो वीर रस से प्रभावित है। वीर गति की ये काव्य शैली मानी जाती है। परमाल रासो जगनिक की कई बार पूछी गई रचना है कि परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा हुआ है। वीर रस इसमें आपको मिलेगा और ये वीर गति का गीत का काव्य माना जाता है। 1230 ईस्वी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। विजयपाल रासो नाल सिंह के द्वारा वीर रस 1238 वीर गीत काव्य है। पृथ्वीराज रासो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे। इनकी ये रचना वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है जिसे प्रबंध काव्य और डिंगल भाषा में माना जाता है। डिंगल पिंगल हमने बात करी वही। चंद्र प्रकाश जयचंद्र प्रकाश है ये जयचंद्र के बारे में। केदार भट्ट जो उनके दरबारी कवि थे उन्होंने लिखी है वीर रस से ओतप्रोत 1224 के आसपास प्रबंध काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट की रचना है जो कि 1243 में प्रबंध काव्य के रूप में मिलेगी आपको। रणमल्ल छंद, क्या रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है, वीर रस प्रधान है। 1454 में लिखी हुई वीर गीत काव्य है और डिंगल भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है भाई, और बहुत सारे लौकिक साहित्यों की रचना भी इस समय में आदिकाल में हुई है। जो कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारू के गीत जो बोले जाते हैं, ढोला मारूरा दो, कल्लोल ने इसकी रचना करी हुई है 11वीं शताब्दी की। श्रृंगार रस प्रमुख इसमें रूप से आपको मिल जाता है। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की हमने बात पहले ही कर ली है, 1186 में वीर रस प्रमुख ये रचना है। जय मलंग जसचंद्रिका मधुकर की रचना है। और भाई इसके बाद संदेश रासक अब्दुल रहमान साहब 11वीं शताब्दी। बसंत विलास केशव लाल हर्षदास 1457 श्रृंगार रस प्रमुख इसमें मिलेगा। खलिक बारी पहेलियां अमीर खुसरो ये बहुत बड़े दरबारी कवि, 7-8 राजाओं का इन्होंने क्या देखा है? हाँ, 7-8 राजाओं का राजपाट देखा, उनके दरबार में ये राजा रहे। 1238 ये माने जाते हैं। मुर्खियों दो शुक्लें गजल
इसके अलावा विद्यापति पदावली, ये विद्यापति जी की रचना है। कीर्ति लता, कीर्ति पटाका, गद्य साहित्य, ये सब विद्यापति जी की रचनाएं मानी जाती हैं। रावर बेल, ये रोड़ा की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा जी। ये बात करें 12वीं शताब्दी की, ठीक है। वर्ण रत्नाकर, डॉक्टर सुनीत कुमार चैटर्जी, 14वीं शताब्दी की ये रचना है। मैथिली भाषा में आपको ये मिल जाएगी। हिंदी भाषा में पहले कवि और उनको कौन प्रस्तुत, मतलब हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि किसे माना जाए, अलग अलग विद्वानों की मत यहाँ पे अलग अलग है, तो कौन किसको पहला कवि बोलता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। शिव सिंह सेंगर साहब जो हैं ये विद्वान रहे हैं, इनका कहना है कि हिंदी भाषा के पहले कवि जो हैं वो पुष्य या पुंड रहे हैं। क्या पुष्य या पुंड, 7वीं शताब्दी इनका समय इन्होंने बताया। जबकि राहुल सांस्कृत्यायन साहब जो है सरहपा को ही पहला कवि मानते हैं, जो 769 ईस्वी में रहे हैं, इनका समय काल माना जाता है। राम कुमार वर्मा साहब स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं हिंदी साहित्य का, जो विक्रम संवत 8वीं सदी में रहे हैं। गणपति चंद्र गुप्त साहब का कहना है कि सालभद्र सूरी, यही जो है 1184 ईस्वी में पहले कवि हिंदी भाषा के माने जाते। तो अलग अलग मत आपको मिल जाएगा, क्योंकि विद्वानों के मत अलग अलग रहते हैं। यही तो विद्वानों की खासियत है कि वो क्यों सपोर्ट करें, या तो बहुत सारे तथ्य हों जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए, वो अलग अलग चीजें हैं। तो ये तो शायद लौकिक साहित्य की बात हो गई, रासों की बात हो गई, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि भाई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो अगले वीडियो में हम आगे पहुंचेंगे, मध्यकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल भी तो है अभी, तब तक के लिए जय हिंद।